अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने इससे पहले फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ पे स्पेक्ट्रम का टॉपिक जो है वो आया था। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है कि जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, तो जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एक ख़ास रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं। तो उस खास रेडिएशन को जब देखा जाता है तो वो स्पेक्ट्रम जो है वो सारा स्पेक्ट्रम ब्लैक होता है और वो वहाँ पे ब्राइट लाइन जो है वो आती है। तो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो ब्राइट लाइन्स इन डार्क बैकग्राउंड जो है वो आता है, या फिर इसमें जो है वो डार्क लाइन्स विद ब्राइट बैकग्राउंड। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री या एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे पहले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो है वो लिखी हुई है, वहाँ पे भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने जो पढ़नी है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसके अलावा हमने इसकी एक टाइप है फ्लेम फोटोमेट्री या फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो जो है पढ़नी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट कवर्ड विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि ये एटम के बारे में हमें बताएगा कि कौन सा एटम जो है वो मौजूद है, इसलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बोलते हैं। हर एटम का एक खास स्पेक्ट्रम जो है वो होता है। हर एटम जो होता है एक पर्टिकुलर हर एटम जो होता है एक पर्टिकुलर एक मिनट हर एटम एक पर्टिकुलर जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको ही वो एमिट जो है वो कर सकता है। इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है। इससे पहले जो हमने यूवी और आईआर पढ़ी थी, वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो होता है कि एक मॉलिक्यूल कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा या वो मॉलिक्यूल को रेडिएशन जो है एमिट करेगा। जिस तरह यूवी में हमने देखा कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन से, इसी तरह आईआर में डिफरेंट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब करते हैं, उनसे डिफरेंट तरह की ट्रांजिशन जो है वो आती है। यहाँ पे हमने देखना है कि एटम फ्री स्टेट में कौन सी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सी रेडिएशन जो है वो एमिट जो करेंगे। तो इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी जो है वो बोलते हैं, और ये हर एटम की अपनी पहचान होती है कि वो कौन सा पर्टिकुलर वेवलेंथ जो अपने अंदर से एमिट करेगा। यही बात प्लांक क्वांटम थ्योरी में है कि हर एटम जो है एक पर्टिकुलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है और वही रेडिएशन जो है वो एमिट कर सकता है। वो पूरे बैंड को एब्जॉर्ब या एमिट जो नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा उसका इंट्रो लिखा है, इन एटम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। तो एटम्स के अंदर जो है जब उनके ऊपर किसी भी किस्म की जो है वो उनको एक्साइटेशन करवाया जाता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू, या उनको फ्लेम के ऊपर जो रखा जाता है, तो उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके लोअर से हायर शेल्स में जो है वो चले जाते हैं। इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं अपने लोअर शेल में, तो ये एमिट करते हैं एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब एटम कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग हम कहेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, और जब वही एटम उन्हीं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके बाद मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इनको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये इस कंसिस्ट होता है डार्क एंड ब्राइट लाइन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इसके अंदर व्हाइट और ब्लैक लाइंस होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट होती है, जिस तरह हमारा बार कोड जो है वो होता है। इसके मुकाबले में जो हमने पहले स्पेक्ट्रास देखे थे यूवी और आईआर, उनके अंदर पीक्स जो है वो होती हैं। यूवी में एब्जॉर्बेंस की वेवलेंथ के साथ पीक्स होती है, और आईआर में जो है वो हमारी जो पीक्स होती है वो ट्रांसमिटेंस वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारी जो है वो वेव नंबर होता है 4000 से 625। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर डार्क एंड वाइट लाइंस जो है वो होती हैं, और इसमें एब्जॉर्बेंस वगैरह कुछ जो नहीं आता। अलबत्ता जो डार्क एंड वाइट लाइंस होती हैं वो खास नैनोमीटर पे जो है वो आ रही होती है, उसका एक स्केल साथ में जो है बना होता है। हर एलिमेंट का अपना एक खास एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। जिस तरह मैंने बताया सोडियम का दो सेट ऑफ लाइन जो है वो होता है। ये भी बात एक दिन पढ़ाते हुए आपको बताई थी कि सोडियम दो लाइन जो है वो देता है, येलो के अंदर इसकी दो लाइन जो है वो आती हैं। हाइड्रोजन की 5 सेट ऑफ लाइन जो है वो आती हैं, और ये फर्स्ट ईयर में पांचों लाइन जो है लिखी हुई है, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन सीरीज, फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। तो ये पांचों लाइन जो है वो फर्स्ट ईयर में जो है वो लिखी हुई है। यहाँ पे जो हमने आज पढ़ना है वो है फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लेम एमिशन, एमिशन का मतलब है कि ये एटॉमिक एमिशन की टाइप है। इसको उन्होंने कहा कि इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री भी जो बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं यूज हुआ, इसलिए इसको स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों तरह से जो है वो बोला जा सकता है। अच्छा जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए।
और जो मैंने इसकी डायग्राम भी आगे बनाई हुई वहाँ से भी, और ये जो लिखा है इसको भी आप जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा इस टेक्निक में क्या होता है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन अ सोल्यूशन इज डिटरमिन्ड। अगर आपके पास मेटल का सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, उसके अंदर सोडियम आयन जो है वो होंगे। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो आयन है वो कितने उसकी क्वांटिटी जो है वो मौजूद है उस सोल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इसमें आपने बताना है कि इसके अंदर सोडियम जो मेटल है वो कितनी है, या मेरे पास अगर सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन है तो मैं पूछूं कि सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर कितनी है, ठीक है। तो बगैर किसी केमिकल टेस्ट किए तो हमारा जो ऑपरेटस होगा वो हमें ये बताएगा कि इसके अंदर वो मेटल जो है वो कितनी मौजूद है। ये इसका प्रोसीजर इसमें बाद में आते हैं, पहले नीचे लिखा हुआ है कि दिस टेक्निक इज वाइडली यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के अंदर यानी कि लिक्विड जो सैंपल होता है उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम कितने परसेंट है हम बता सकते हैं। और ये यूज होता है, सोडियम एंड पोटेशियम हैव कलर्ड फ्लेम्स, इनके फ्लेम भी जो है वो कलर होते हैं। और आपको पता है कि सॉल्ट एनालिसिस में क्वालिटेटिव टेस्ट के तौर पे भी यूज होते हैं। सोडियम का फ्लेम होता है गोल्डन येलो, और पोटेशियम का फ्लेम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, आई थिंक एप्पल ग्रीन कलर का जो है वो होता है। तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में, लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर हम जो है ना इस टेक्निक के थ्रू इनकी अमाउंट जो है निकालते हैं। अब ये करेंगे क्या, इसका यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि शॉर्ट वर्ड में बताया हुआ कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं मेटल की सोल्यूशन में बाय स्प्रेइंग इट, उस सोल्यूशन को स्प्रे करके इनटू अ फ्लेम, एक फ्लेम के ऊपर। अब आप खुद सोचेंगे किस तरह से होगा कि इसको हम एक मेटल के सोल्यूशन को स्प्रे करेंगे, ऊपर से पुश स्प्रे करेंगे, क्या करेंगे तो ये देखेंगे हम। तो हम स्प्रे करेंगे मेटल के सोल्यूशन को। मैं ये भी देख रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि फिर वो सेंड नहीं की जाएगी और आप इतनी लंबी वीडियो देखेंगे नहीं। अच्छा तो हमने स्प्रे करना है सोल्यूशन को फ्लेम के ऊपर, और हमने कंपेयर करना है इंटेंसिटी को लाइट की जो आ रही है, यानी कि पहले भी लाइट आ रही थी और बाद में जब वो हमारा सैंपल आएगा फ्लेम के ऊपर तब भी लाइट आएगी। दोनों की लाइट को हम कंपेयर करेंगे। पहले की लाइट होगी, आगे फिल्टर लगा होगा, ठीक है। दूसरे की लाइट जब आएगी यानी कि सैंपल के साथ, तब भी फिल्टर लगा होगा, तो फिल्टर कहेगा कि देखें पहले वाली लाइट आ रही है अब भी, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हमारे पास जो है वो आ रही हैं। और जो एमिटेड लाइट होगी, मेरा कर्सर कहाँ गया, जो एमिटेड लाइट होगी वो हमारी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होगी। अच्छा जी, इसके बाद इसका ऑपरेटर्स एंड वर्किंग है, छोटा सा इसका ऑपरेटर्स और वर्किंग है। तो द सोल्यूशन ऑफ मेटल इज पंप अप साइड, यानी कि आप ये अब आपने ऊपर से स्प्रे नहीं करना। ये नहीं है कि जैसे वो आज के शावर यूज होता है इस तरह से, नहीं कि आपने ऊपर ला के स्प्रे करना है। तो ये नीचे हमारे पास जो है वो, हम नीचे जो है ना अपना सैंपल जो है रखेंगे, और हमारे जो ऑपरेटर्स होगा वो उसको खुद ऊपर की तरफ को पंप करेगा टू द ओपनिंग ऑफ द बर्नर, वहां पे जाके उसको खोलेगा जहाँ पे बर्नर जो है वो मौजूद है। तो आप यहाँ देखें ये हमारा सैंपल है, सैंपल से एक छोटी सी कैपिलरी बनी हुई है और ये बिल्कुल फ्लेम के ऊपर जो आ रही है। तो ये हमारा जो मशीन होगी ना वो खुद उसको सक करेगा, जिस तरह आप स्ट्रॉ से जूस को सक करते हैं तो ये खुद उसको सक करेगा, और सक करके ऐसे ही अपने अपने माउथ के ऊपर जो है वो ले आएगा जहाँ पे फ्लेम जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है फ्लेम को चलने के लिए क्या किस चीज़ की जरूरत होती है, फ्लेम को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। ना सिर्फ ईंधन की बल्कि हवा की भी जरूरत जो है वो होती है। अगर आप घरों में चूल्हा जला रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे मीथेन गैस आती है पीछे पाइप से, और जहाँ पे चूल्हा जल रहा होता है वहाँ पे हवा जो है वो आ रही होती है। लेकिन चूंकि ये एक बंद ऑपरेटस होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि हवा बाहर से ही आ जाए, हम कहेंगे हवा भी अंदर से ही है। तो एक तरफ से एयर आएगी, एक तरफ से फ्यूल आएगा, एक तरफ से हमारा सैंपल आएगा, ये तीनों चीजें इकट्ठे ही आगे यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे फ्यूल और एयर मिलके फ्लेम बनाएंगे बड़ा सारा, और यहाँ पे जो सैंपल होगा वो यहाँ पे आके वेपोराइज जो है वो हो जाएगा। वेपोराइज होने से क्या होगा कि उस सैंपल के अंदर जो सोडियम क्लोराइड था, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो सोडियम वगैरह होगा ना वो गैशियस स्टेट में जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। क्लोराइड व गैशियस स्टेट में आ जाएंगे, डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। सोडियम जो है गैशियस स्टेट में जो है वो आ जाएंगे। जब फ्लेम के ऊपर होंगे तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो मिट करेंगे। यही बात हम दोबारा देखते हैं। तो एयर एंड फ्यूल गैस आल्सो एंटर फ्रॉम द बॉटम, ये भी नीचे से ही एंटर होंगे। एट द ओपनिंग, जहाँ पे ओपनिंग होती है, एयर मिक्स विद फ्यूल, वहां जाके एयर जो है वो फ्यूल के साथ मिक्स होगा टू प्रोड्यूस फ्लेम, और वहां पे शोले जो है वो बनेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आयंस दैट आर प्रेजेंट ओवर द फ्लेम एक्साइटेड, मेटल के आयंस होंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह सोडियम है, सोडियम आयन है, लेकिन अभी भी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइटेड जो है वो होंगे, वहीं पे वो डी एक्साइट भी होने होंगे। ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन रेडिएशन इज एमिटेड, ये रेडिएशन एमिट करेंगे, और ये रेडिएशन जो है फिल्टर से गुजरेंगी और डिटेक्टर उसको रिकॉर्ड कर सकेगा। ये इसकी डायग्राम है, आप इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या ड्रॉ कर लें।
तो यहाँ देखें ये हिस्सा मैंने बता दिया, ये पीछे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है ताकि सारी लाइट आगे जाए, ये लेंस लगा हुआ है ताकि सारे जो है ना एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए, यहाँ पे लेंस का फिल्टर जो है वो लगा हुआ है जो एक खास रेडिएशन को अंदर जो है वो जाने देगा। आगे डिटेक्टर है और रिकॉर्डर है, लेंस फिल्टर और ये सारी मशीन का ये काम होता है कि पहले वाइट लाइट जो है वो आ रही है, ठीक है, तो वो वाइट लाइट को वो बिल्कुल जीरो कर देगा कि यार शुरू सारी की सारी वाइट लाइट जो है वो आ रही है बर्नर से। लेकिन जब एक खास रेडिएशन भी आएगी तो वो कहेगा डिफरेंस आ गया, वो कहेगा अब रेडिएशन का डिफरेंस जो है वो आ गया, एक खास रेडिएशन ज्यादा जो है वो आ रही है, तो वो उससे डिटेक्ट करेगा कि कितनी ज़्यादा रेडिएशन जो है वो आ रही है, और रिकॉर्डर वगैरह हमें सारा जो है वो करके बताएगा कि वो सोडियम जो है वो कितने जो है वो नैनोग्राम या मिली मोल जो है वो आई है। तो ये छोटा सा ये प्रोसीजर है, तो ये हमने आपको पढ़ाया है। इसके बाद मैंने पेज के लास्ट पे दोनों सारों की एप्लीकेशन लिखी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत कम लिखी हुई हैं, तो ये मैंने खोला, मैं आप सब लोगों को मशवरा दूंगा कि ये जो मैंने आपके सामने एप्लीकेशन लिखी हुई हैं आप इनको बुक में से या आप इनको इंटरनेट पे देख के इनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, क्योंकि अक्सर ही मैंने देखा है कि इसका सवाल आया हुआ है कि यूवी की एप्लीकेशन, आईआर की और फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एफईएस की जो है ना एप्लीकेशन लिखें। तो थोड़ा बहुत तो मैंने लिख दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर अगर आप इसको कहीं से देख लें तो अच्छी बात है। यूवी हमें कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड के मॉलिक्यूल का फ़र्क बताती है, ये बताती है कितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, हमें रफ आइडिया देती है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, रफ आइडिया नॉट एग्जैक्ट आइडिया, क्योंकि एग्जैक्ट आइडिया देती है आईआर। इस तरह जो कलर कंपाउंड होते हैं उनकी डिटेक्शन करती है। बहुत सारे ऐसे जैसे मैंने कहा कलर कंपाउंड होते हैं जो कि आंखों को नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन इंस्ट्रूमेंट उसको नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आपके पास पानी है और वो थोड़ा सा गंदा जो है वो लग रहा है, तो उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, तो आंखों को नहीं इतना फर्क पता लगेगा, लेकिन जब उसको मशीन में डालेंगे तो मशीन कहेगा कि इसके अंदर येलो कलर का कोई कंपाउंड है। इस तरह आईआर जो है ये फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छा बता पाती है। आईआर ये बता सकती है कि अगर हमारे किसी कंपाउंड के अंदर इम्प्योरिटी वगैरह यानी कि वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर की बहुत बड़ी पीक जो है ये 3300 के ऊपर जो है वो आ जाएगी, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की पीक बड़ी नैरो सी आती है और ये 2900 3000 पे आती है सी एच हाइड्रोजन की, जबकि वाटर की पीक बहुत बड़ी आती है 3300 पे। एफईएस क्या काम करता है, डिटेक्शन करता है सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम की बॉडी फ्लूइड्स में, एग्रीकल्चर मटेरियल में, ये जो हमारे जूस के डब्बे होते हैं उसके पीछे लिखा होता है पोटाशियम कितना सोडियम कितने, तो वो एफईएस के थ्रू जो है वो निकाले जाते हैं। बट अगेन मैं आप सब लोगों को मशवरा दूंगा कि आप ये टॉपिक किसी बुक पर से जो है वो तैयार जो है वो कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और ये कितने मिनट की वीडियो है, 12-13 मिनट की वीडियो, इसको लाजमी देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।